हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत के भौगोलिक भौतिक भूगोल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, सबसे पहले लोकेशन यानी स्थान। तो यहाँ पर एक शिक्षक ने पूछा छात्रों से, जब कोई पूछे भारत कहाँ है, तो हम निरपेक्ष या संपेक्ष स्थिति को संदर्भ में दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। हमारा तात्पर्य निक्षेप और सापेक्ष स्थिति से क्या है। निरपेक्ष स्थिति अक्षांश और देशांतर की डिग्री में दिया जाता है और सापेक्ष स्थिति स्थिरांक किसी बिंदु पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए निकट या दूर या आसपास कोई स्थान। तो इसको हम इस रूप से जो है निर्देशित करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बातों को हम कुछ इसमें टर्म जाने तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर टर्म की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अक्षांश है। अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण होती है, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी होती है। उसके पश्चात है देशांतर। देशांतर जो होती है पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के जो है प्रधान मध्यस्थ से पूर्व या पश्चिम मापी जाती है। तो ये देशांत के रूप में देखा जाता है। और कोणीय दूरी जो होती है केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपके समक्ष ग्लोब दिख रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पृथ्वी का ग्लोब है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझाया गया है कि जो सेंटर में है 0 भूमध्य रेखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपको पता है इसको दिशा का भी जो है हमें आभास कराया गया है। इसमें उत्तर दक्षिण दिखाया गया है आपको। और देखिए यहाँ पर जो है अर्काटिका वृत्त पे जो है 1/2 डिग्री उत्तर है, और उसके बाद 23 जो है 1/2 उत्तर है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद 23, उसके बाद 66। और इसकी जो है उत्तर और दक्षिण में 90 की जो है एंगल बनी हुई है। तो इससे जो है हम अपने देश की जो है गणना करते हैं और समझते हैं। अगर देखें, कर्क वृत्ति भी आपको नजर आएगा, मकर वृत्ति भी नजर आएगा, अर्काटिका वृत्ति भी नजर आएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण होती है। और भारत को भी जो है ट्रॉपिकल कैंसर जो है आप काटते हुए निकलती है, यानी मकर वृत्त निकलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि भारत की जो है स्थिति पूरे विश्व में किस स्थान पे है। और ये तभी आप बता सकते हो जब आपने ग्लोब्स के जो है विस्तृत अध्ययन किया हुआ होगा और उसके बारे में जानते होगे। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल पर दिखाया गया है, और दूसरे डायग्राम में जो है 180 के बीच में दिखाया गया है। और इसमें आपने देख सकते हो कि प्रधान मध्यस्थ है और पश्चिमी पूर्वी भी दिखाया गया है। यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिखाया गया है और यहाँ पर पश्चिम पूर्व दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षक ने यही बात को जानना चाहा कि मानचित्र की सहायता से क्या आप पता कर सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। तो इसी बीच नताशा नाम के बच्चे ने जो है बहुत ही जो है सटीक आंसर दिया, और बहुत ही आंसर जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। भारतीय मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 उत्तर और 37.6 जो है उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ 68.7 पूर्व की ओर और 97.25 जो है पूर्वी देशांत के बीच में स्थित है। और इस प्रकार उत्तर दक्षिण विस्तार में जो है 3214 किलोमीटर है, और जो है पूर्वी पश्चिम विस्तार में 2933 किलोमीटर है। भारत संसार की कुल भूमि क्षेत्र के 2.42% ही है। यानी आप समझ सकते हो कि भारत जो है पूरे विश्व में इसको जो भूमि मिली हुई है सिर्फ 2.42% है, जो कि नताशा ने बखूबी बात बताया। शिक्षक ने दोबारा इस बात को जो है और भी क्लियर करने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी देखा जाए तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 उत्तरी देशांत के मध्य से गुजरता है, और यह देश के लगभग 2 बराबर भागों में भी विभाजित करता है। और इसके उत्तर और उत्तर भारत को इसको दक्षिण की ओर दक्षिण भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जो है 82 डिग्री और 23 जो है पूर्वी देशांत के लगभग मध्य से गुजरता है, और यह भारत के मानक मध्यांश के रूप में भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात शिक्षक ने और भी बात बताई, और जो कि महत्वपूर्ण थी,
कि अब भारत के जो है सापेक्ष स्थिति निर्धारित करे कि फिर इससे नीचे दिए गए स्थानों में रिकॉर्ड करें। याद रखें कि सापेक्ष स्थिति अन्य स्थानों जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व से आर पार है के संबंध बताता है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिमी की ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। कहते हैं चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार इसके पूर्व में स्थित है और श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में इसके दक्षिण की ओर स्थित है। देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है जो 6 डिग्री 4 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारतीय मुख्य भूमि का दिशांतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के हर एक पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर बताई गई है। चलिए इसको मैप में भी हम समझने की कोशिश करें। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण दर्शाया गया है। कहते हैं पश्चिम से पूर्व की जो है इसकी दूरी जैसे आप देख सकते हो 2933 किलोमीटर है। वहीं अगर आप देखिएगा तो उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ जो है 3214 किलोमीटर की दूरियां को यहाँ पर जो है मानचित्र में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत के हिस्से हैं जो यहाँ पर बताई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थानीय महत्व। आखिर स्थानीय महत्व का क्या यहाँ पर विशेषता रहेगी। कहते हैं भारत दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है और भारत की हिंद महासागर में सामरिक स्थिति है। क्या आपने चित्र में 9 पॉइंट में नोट किया है कि भारत दक्षिण एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यानी देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और यह यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया दूरस्थ क्षेत्र और जो है ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता है। यही कारण है कि भारत के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से अनेक देशों के साथ अच्छे रहे हैं और आपको पता है कि भारत जो है कई सालों तक जो है कोलिजम बना यानी उपनिवेश बना इन्हीं कारणों से हुआ, क्योंकि इसमें देश में हर तरह के व्यापार जो है बखूबी किया जा सकता है। भारत समुद्र और भूमि की अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाथुला सिक्किम, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, जजेलिया और जो है ब्रूजिला जम्मू कश्मीर में है। जैसे विभिन्न दरोमन घाटियों का अपना एक महत्व है, यानी देश दरारें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं मुख्य व्यापार जो है भारत तिब्बत के बीच में सदैव चलता आ रहा है। दार्जिलिंग के निकट जो है कम्प्लोमिंग्स जलपा लद्दाख के मध्य से जो है लहास तिब्बत से जुड़ा हुआ है और दरे प्राचीन यात्रियों के लिए एक मार्ग नहीं प्रदान करता है, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान के लिए बेहद काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं दूसरे देशों के साथ जुड़ने का अर्थ यही होता है कि उनके विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस मानचित्र में आप देख सकते हो जहाँ पर विश्व को चित्र को जो है दर्शाया गया है और व्यापारी मार्ग को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जहाज, हवाई जहाज के द्वारा दिखाया गया व्यापार और जल मार्ग भी दिखाया गया है। तो आज आप समझ सकते हो कि विश्व का जो है जितने भी देश है भारत के साथ व्यापार करने के लिए अग्रसर हैं। इवन कि हर एक क्षेत्र से जो है यहाँ पर लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है भारत के लोकेशन और उसकी विशेषता के बारे में यहाँ अध्ययन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी दूरियाँ पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना और अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेना। आगे जो हमारे समक्ष आया है भारत के राज्य और संघीय राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं क्षेत्र के अनुसार भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। यानी भारत जो है संसार का 7वां बड़ा देश है और इसकी जो है 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमाएं और कहते हैं 6,100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि भारत जो है संसार का 7वां बड़ा देश है और इसको देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है और 6,100 जो है किलोमीटर लंबी तट रेखा है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और संसार के कुल भू क्षेत्र का लगभग 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात आगे करें भारत का 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो ये आंकड़े समय समय पर चेंज हुए हैं। कभी जो है ये 29 राज्य हुए हैं तो कभी
जो है 9 संघ राज्य हुए हैं। लेकिन अभी के जो प्रेजेंट टाइम में जो इसकी सही पोजीशन है, तो यहाँ 28 राज्य हैं और 7 जो है संघ राज्य हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिगर चेंज हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है। पहले 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में है 28 राज्य हैं और 8 संघीय राज्य हैं। तो आप समझ गए होंगे, 28 राज्य अभी के समय है और 8 जो है संघीय राज्य हैं। यहाँ पर भारत के मैप देख के आप समझ गए होंगे भली भांति कि यहाँ पर जो है सभी राज्यों को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ नज़र आ रहा होगा। गोवा सबसे छोटा है, यहाँ पर दिखता है, और भी राज्य यहाँ पर दिख रहे हैं और जो है संघीय प्रदेश भी दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैप दर्शा रहा है, जो कि भारतीय राजनीतिक मैप है। इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ के क्षेत्र की अपनी राजधानी होती है। और यह नोट करना दिलचस्प होगा कि केवल भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यह केंद्रीय शासित दिल्ली की भी राजधानी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और केंद्र शासित दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली है। और आप इस तरह किसी अन्य राज्य की पहचान कर सकते हो, जैसे कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की जो है 2 राज्य की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है एक केंद्रीय शासित प्रदेश की भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इसको बनाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट, भारत का भौतिक विभाग, यानी भारत का भौतिक विभाग किस प्रकार का है। तो ये जानने के लिए कुछ छात्रों ने के बीच और अध्यापक के बीच कुछ बातें हुई। बच्चे ने पूछा कि भूगोल क्या है, तो छात्र ने इसका आंसर दिया, भूगोल वो क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की भौतिक विशेषता रखता है। यानी भूगोल वो चीज़ होती है जो अपनी खास विशेषताओं के लिए जानी जाती है। और इसी में दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन किया, मुंबई समुद्र तट की तरह रेतीली है और शिलांग की जो है पहाड़ी की तरह ठोस है। तो बात तो सही है कि अपनी अपनी क्षेत्र जो है अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। शिक्षक ने जवाब दिया, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलरूपी और स्थलकृति के साथ एक विशाल देश है। तो उसी में राजेंद्र ने बताया कि स्थलकृति अर्थ क्या है, आखिर स्थलकृति का अर्थ क्या होता है। टीचर ने इस बात का जो राजेंद्र ने क्वेश्चन पूछा कि स्थलकृति का क्या अर्थ है, टीचर ने बहुत ही जो समझदारी से जो है इसका आंसर दिया कि स्थलकृति का अर्थ है किसी भी स्थान की प्राकृतिक विशेषता। यानी टाइपोग्राफी का अर्थ ही होता है कि किसी भी स्थान की जो प्राकृतिक विशेषता है उसको कहते हैं। और यह पृथ्वी के सतह पर विभिन्न विशेषताओं और भूदृश्यों का वर्णन करता है। भारत में संस्कृति विविधता है और इसमें विशाल हिमालय, उत्तरी मैदान, ठार रेगिस्तान, तटीय मैदान और पर्वतीय पठार शामिल है। संस्कृति में विभिन्नताओं के निम्न कारण हो सकते हैं जो कि जरूरी है। तो पहली विशेषता तो यही होगी कि चट्टान की संरचना में अंतर, और ये जो है सलखंड विभिन्न भूमिक जो है समय में बनी है। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जो है अपक्षय, कटाव और जमाव के कारण वर्तमान रूप में परिवर्तन हुआ। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम कुछ पॉइंट की यहाँ बात करें तो अपक्षय, देखिए अपक्षय होती क्या है। अपक्षय पृथ्वी की सतह से निकट हवा, पानी, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण भौतिक और रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों को जो है क्रमिक विनाश की प्रक्रिया होती है। वही कटाव जो होती है, कटाव की प्रक्रिया प्राकृतिक एजेंसी जैसे हवा, नदियाँ, ग्लेशियर आदि द्वारा जो है अपेक्षित सामग्री का क्रमिक परिवहन होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपक्षय कटाव से भिन्न है। क्या अपरदन में परिवहन शामिल है, जबकि अपक्षय के मामले में शामिल नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपरदन में परिवहन शामिल होता है, यानी यहाँ से वहाँ जाता है, लेकिन अपक्षय में ये बातें सम्मिलित नहीं होती है। भारत के भौगोलिक विविधताओं का देश है और यहाँ कुछ क्षेत्रों में उच्च पर्वत चोटियाँ भी देखने को मिलता है। दूसरी ओर नदियों द्वारा जो है निर्मित समतल मैदान भी है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत के निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैप देखते हैं कि मैप में जो है किन बातों की तरफ जो इशारा किया गया। इस मैप में आप भली भांति समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है भारत के भौतिक रूप को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कहते हैं ऊपरी साइड आप देखोगे तो यहाँ पर 1200 से ऊपर जो है ऊंचाई पैमाने दिखाए गए हैं। वहीं जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो कुछ क्षेत्र में जो है आपको 600 से लेकर 1200 किलोमीटर की जो है
ऊंचा पैमाना दिख रहा होगा, जो कि इसको जो है ब्राउन शेप से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन वही फीकी ब्राउन देखोगे तो ये क्षेत्र जो होते हैं 300 से 600 के बीच जो है पैमाने दिखा रहे हैं, और बाकी क्षेत्र में 300 से नीचे हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो कई क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के बिहार की बात कर लो, कर्नाटक, तो सारे क्षेत्र इसी में जो है 300 से कम जो है यहाँ पर भौतिकी विशेषता दर्शाता है। तो ये मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको जो है 6 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो इसमें उत्तरी पर्वत हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत की सारे विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें उत्तरी पर्वत की, तो उत्तर पर्वत को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय है, ट्रांस हिमालय है और पूर्वांचल हिमालय है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों पर यहाँ पर प्रकाश डाल लें। जैसे दरारें क्या होती है? यह 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता या प्राकृतिक रूप खाली निम्न स्थान होता है, उसे हम दरारें कहते हैं। यानी पहले के समय में दरारों का उपयोग करके आक्रमणकारी जो थे इन्हीं दरारों के अंतर्गत वो भारत में प्रवेश करते थे। अब श्रेणी क्या होती है? श्रेणी बड़ा भूभाग जिसमें ऊंची चोटी श्रेणी और पर्वत हो, उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। और चोटी जो होती है किसी भी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च उच्च बिंदु वाले को हम चोटी कहते हैं। उसके पश्चात आता है घाटी। घाटी 2 ऊंचाई वाले क्षेत्र के मध्य समतल निम्न भूमि होती है, उसे हम घाटी कहते हैं। उसके पश्चात आता है दून। दून जो है हिमालय और शिवालिक के मध्य उद्धरण घाटी होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ देखें तो ये हिमालय है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, यानी यंग पर्वत है ये, और यह संसार का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं में से है। हिमालय प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है और अधिक ठंड, बर्फीला और फेयर जो स्थलकृतियों पड़ोसियों के हिमालय के मध्य से भारत में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। और यह पश्चिम पूर्वी दिशा में भारत की उत्तरी सीमा के साथ जो है 2500 किलोमीटर की दूरी में सिंध नदी के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो महान हिमालय हिमाद्री आता है, दूसरा मध्य हिमालय या हिमाचल आता है, और तीसरा जो है बारह हिमालय या शिवालिक आता है। इससे वर्णन करने से पहले हम थोड़ा सा जो देख लेते हैं मैप के अंतर्गत कि मैप में इसकी क्या विशेषताओं को दर्शाया गया है। इस मैप में आप भली भांति देख सकते हो कि ऊपरी क्षेत्र जो है सारे के सारे जो है इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत ही आ रहा है, और ये हिमालय से शुरू होकर जो है ये अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रदेश और ये हिमालय रेंज, जो कि भारत की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। और देखा जाए तो कई हद तक जो है मौसम से और आक्रमणकारियों से यही हिमालय पर्वत जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि बात हम करें हिमालय या हिमाद्री का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। महान हिमालय में उत्तरी पर्वतमाला और चोटियाँ शामिल हैं। समझ गए आप कि महान हिमालय में उत्तरी पर्वतमाला और जो है चोटियाँ शामिल हैं, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर और 190 मीटर के बीच में है। और यह सबसे अधिकतम निरंतर श्रेणी है, और यह वर्षाक्षित और उसके नीचे कई ग्लेशियर भी है। यहाँ ऊंची चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट, जो कंचनजंगा, मकाउलू, धौलागिरी, नागा पर्वत आदि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर नेपाल में है। भारत में जो कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जो है उच्च पर्वत द्रारों जैसे बारा, लाचा ला, सिपकी ला, नाथू ला, जो है वो मिडिला आदि भी हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिमालय से गंगा और यमुना नदी भी निकलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है मध्य हिमालय या हिमाचल। मध्य हिमालय या हिमाचल, इस चोटी की ऊंचाई जो है 1000 और 450 मीटर के बीच में है, और यह चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख श्रेणी पीर, पंजाल, धौलाधर और जो है महाभारत है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जैसे शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी और नैनीताल।
तो समझ सकते हो कि सारे के सारे जो है हिल स्टेशन इन्हीं क्षेत्रों में हैं। इनमें कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा आदि प्रसिद्ध घाटियाँ भी शामिल है मध्य हिमालय और हिमाचल के अंतर्गत। उसके बाद बाहरी हिमालय या शिवालिक की बात करें तो ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर और चौड़ाई जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में स्थित है। और यह कम ऊंचाई की पहाड़ियों जैसे जम्मू हिल्स, मसीली हिल्स आदि शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमालय के बीच में स्थित कई घाटियां हैं जिसे दून कहा जाता है। यानी शिवालिक पहाड़ियों के मध्य जो चोटियां स्थित होती है उसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो ये सारे दून के नाम से जाने जाते हैं और ये सब बारह हिमालय और शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उपसव पहाड़। यह महान हिमालय के उत्तर में समांतर फैला हुआ है जिसे जस्कर पर्वत भी कहते हैं। जस्कर पर्वत के जो है उत्तर में लद्दाख श्रेणी स्थित है और जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी बहती है। काराकोरम जो है श्रेणी देश के सबसे उत्तर स्थित है। काराकोरम जो है उत्तर में स्थित है और K2 संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो है माउंट एवरेस्ट है और दूसरी जो है K2 जो संसार में सबसे ऊंची चोटी का दर्जा हासिल किया हुआ है। अगर हम बात करें पूर्वी पहाड़ियों की यानी पूर्वांचल पहाड़ियों की तो इसमें मिसामी, नागा और मिजो पहाड़ी है जो पूर्व की ओर स्थित है। मेघालय पठार को गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी भी इसमें सम्मिलित है। किसमें? पूर्वांचल पहाड़ियों में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उत्तरी मैदान। कहते हैं भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण और प्रदेश पठार के उत्तर के बीच में स्थित है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और 3 मुख्य नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना है। पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक इस मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर और पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर के आसपास स्थित है। और यह मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है। कहते हैं प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें और तिलहन और जूट यहाँ पर ही उगाया जाता है। यानी उत्तरी मैदान कृषि के लिए एक आदर्श भूमि जो है बनाती है। इसमें ऊंची सिंचाई के कारण मैदान अनाज उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान देता है। और देखा जाए तो उत्तरी मैदान को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। इसको जो है पहले पश्चिमी मैदान के रूप में देखा जाता है और दूसरा जो है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी मैदान की तो यह मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ है और यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। और यह मैदान जो है सतलुज, ब्यास, रवि नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव होने से बना है। अवसाद का मतलब होता है कि जब पानी के तेज बहाव चलते हैं तो उसके साथ बहुत से जो है मटेरियल, माटी, जो मिट्टी होते हैं वो उनके साथ बह जाते हैं, तो इसको अवसाद के रूप में जाना जाता है। और मैदान का यह भाग दोआब से बना है तो काफ़ी महत्व रखता है पश्चिमी मैदान। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। देखिए यह 2 मुख्य नदी तंत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई अवसादों के जमाव से बना है। तो अवसाद तो आप समझ गए होंगे, जो नदियां अपने साथ बहा के लेके आती है। और सभी जो है प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे नदी से यानी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो या आप कह सकते हो जो हड़प्पा कल्चर बहुत पुराना कल्चर है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैदानी क्षेत्र में यह फैली हुई थी और यह भूमि की उपजाऊ और नदी द्वारा जल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर ये शहर बसी थी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है कि द्वाब, आखिर द्वाब क्या होता है? द्वाब 2 नदियों के बीच जुड़े जलोढ़ भूमि होती है। द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच जुड़े जलोढ़ भूमि। जैसे पंजाब में द्वाब क्षेत्र पाए जाते हैं, तभी पंजाब जो है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वही खादर का अर्थ होता है लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों का बाढ़ क्षेत्र होता है। खादर में हमेशा जो है नदियों का बाढ़ बनी रहती है, इसलिए इसको खादर के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ष भर में नदियों का बाढ़ बने रहते हैं। लेकिन बांगर में होता है कि नदियों के बाढ़ क्षेत्र में उच्च भूमि होती है।
नदी में बाढ़ तो होते हैं लेकिन ये उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है कि जो नीचे दिए गए मानचित्र में भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय आकार की जो उच्च भूमि होती है और इस प्राचीन भूखंड को जो है गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यानी इसी भूमि को, यानी प्रायद्वीपीय पठार को भी हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ होता है और यह गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के 2 भागों में बांटती है। एक है जो है मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन पठार। चलिए देखते हैं मैप में प्रायद्वीपीय पठार की क्या विशेषताओं को दर्शाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हो कि प्रायद्वीपीय पठार को जो है विस्तृत किया गया है, इसको त्रिकोणीय दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीबन भारत के हर क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे तेलंगाना हो या कृष्णा हो, बालघाट श्रेणी हो, गोदावरी हो, विंध्य हो, अरावली हो, बुंदेलखंड हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यहाँ पर अंकित किया गया है मानचित्र में। प्रायद्वीपीय पठार के जो पहला पॉइंट है मध्य उच्च भूमि, देखिए इसका अर्थ यही हुआ। तो इसका विस्तार नर्मदा नदी से उत्तरी मैदान के मध्य है। अरावली एवं महत्वपूर्ण पर्वत है जो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है। मलबा पठार और छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि के हिस्से हैं। बेताबा, चंबल और केन मलबा पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर और मैकोल छोटा नागपुर पठार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। नर्मदा घाटी विंध्य और जो है सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी पूर्व में पश्चिम बहती हुई अरब सागर में मिलती है। तो ये मध्य उच्च भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात है दक्कन का पठार। कहते हैं दक्कन का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मध्य उच्च भूमि में दक्कन पठार एक जो है भ्रश से अलग है। चट्टानों में अस्थिभंग जो चट्टानों के साथ अपेक्षाकृत प्रतिस्थापन दक्कन पठार में काली मिट्टी क्षेत्र और डेक्कन ट्रैप्स के रूप में ये जाना जाता है और यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो दक्कन पठार का जो है निर्माण होता है, इसलिए इस जगह बहुत सक्रिय है, बहुत काफ़ी संवेदनशील है। और कहते हैं यहाँ पर काफ़ी मिनरल है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है रहते हैं, लेकिन वह खतरे से खाली नहीं जगह है। यह मिट्टी, कपास और गन्ना की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और मोटे तौर पर ये दक्कन पठार में 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी घाट है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है पश्चिमी घाट। यदि आप मानचित्र को देखते हैं तो पश्चिमी घाट या संदर्भित दक्कन पठार के पश्चिम किनारे पर स्थित है और यह पश्चिम तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। 1600 किलोमीटर ये लंबा है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध चोटियां जो है दोदावेहा, अनादमुदी और माकुरिती आदि है। और इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो कि 2695 मीटर है, नयामुदी है। पश्चिमी घाट निरंतर है और जो है पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट दरारों के मध्य से पार किया जा सकता है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी का प्रभाव पूर्व की ओर है, जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह नदी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले जल प्रांत और जो है प्रशिका बनाती है, यानी शिक्षप्रिका बनाती है और प्रसिद्ध जलप्रात शरावती नदी पर जोग प्रताप की कावेरी पर जो है शिव समुद्रम है, जो कि अभी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार लगातार नहीं है और इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और यह महानदी घाटी के दक्षिण से पूर्वी तट नट के साथ नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित है। और इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है। कहते हैं प्रसिद्ध पहाड़ियाँ उड़ीसा के हेमंतगिरी, निमाओंगिरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में नलामालाई और तमिलनाडु में कोलिमलाई और पांची मलाई है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तटों तंत्रों के द्वारा अववाहित है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ
पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष भारतीय रेगिस्तान। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे की ओर स्थित है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है और यह संसार में 9वें सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए, थार मरुस्थल का पूरे विश्व में 9वां स्थान है। तो ये कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं कि थार मरुस्थल विश्व में कितने स्थान नंबर पे आता है। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए 9वें सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यह गुजरात और राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, यानी गुजरात में भी है तो राजस्थान क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ अर्धशुष्क मौसम की स्थिति है और यह प्रति वर्ष जो है 150 मिमी से भी कम वर्षा प्राप्त करती है। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ वनस्पति के रूप में पाई जाती है। लूनी इन क्षेत्र में मुख्य नदी है, यानी इस क्षेत्र में लूनी ही मुख्य नदी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान में जो है, भारत के रेगिस्तान में कौन सी नदी पाई जाती है। तो आप याद रखना, लूनी नदी पाई जाती है। और सभी धाराएं वर्षा के समय में ही दिखाई देती है, अन्यथा ये रेत में गायब हो जाती है। जनरल सी बात है, यहाँ पर जो है पानी का अभाव है तो ये नदियों का जो है सुचारू रूप से बहना सुनिश्चित नहीं करता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत है ये थार मरुस्थल का है, यानी भारत का जो मरुस्थल क्षेत्र है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो ही यहाँ पर जानवरों को जो रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इसे जो है इस क्षेत्र का जहाज कहा जाता है। कारण यही होता है कि ऊँट का जो पैर होता है गद्दार होता है और रेत पर चलने के लिए आसान होता है, इसलिए ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और चित्र में भी राजस्थान के साथ साथ जो है आपको ऊँट को दर्शाया गया है, इन्हीं कारणों की तरफ जो है इशारा कर रहा है। यदि बात करें यहाँ पर भारतीय थार मरुस्थल के बारे में तो कहते हैं यहाँ साल भर सबसे शुष्क रहता है। नमी से युक्त हवाएं अरावली के समांतर चलती है और इसे जो है अल्प यहाँ पर वर्षा जो है नोट किया जाता है। और कहते हैं इसके शरीर जो है पूरे क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस ही पाया जाता है। तो ये क्षेत्रों की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तटीय मैदान। कहते हैं तटीय मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समांतर प्रायद्वीपीय पठार के साथ है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के साथ एक सक्रिय पट्टी यानी 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है और यह कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। एक जो है कोनक तट जो है मुंबई से गोवा तक है, फिर कर्नाटक तट जो है गोवा से मैंगलोर तक है, उसके बाद तीसरा जो है मल्लेबार तट से जो है मंगलोर से कन्याकुमारी तक शामिल है। पूर्वी तट जो है बंगाल की खाड़ी के साथ है और यह पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक व्यापक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है और इस तट के उत्तरी भाग को जो है उत्तरी सिरकार और दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा चिन्हित है और चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि भारत में सबसे खारे पानी का झील किसे माना जाता है, तो चिल्का को माना जाता है और कई बार ये यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तटीय मैदान में मसाले, चावल, नारियल, काली मिर्च आदि उगाए जा रहे हैं। कहते हैं काली मिर्च इस क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, इनकी प्रमुख फसल है और ये व्यापार और वाणिज्य केंद्र भी रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि मसाले सारे इन्हीं क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं। नारियल, काली मिर्च, मसाले सब इसी क्षेत्र में आते हैं, तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तटीय क्षेत्र में जो है मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है बरसात काफ़ी होती है, इसलिए इन क्षेत्रों को मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण काफ़ी जानी जाती है। इसलिए बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए गांव के तट के साथ विकसित किया गया है। विमवनाथ और प्रसिद्ध लेंगून है जो मलाबार तट पर स्थित है, यानी लेंगून भी मलाबार तट पर ही स्थित है। उसके पश्चात आता है द्वीप समूह। भारत में द्वीप के 2 मुख्य समूह हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीपों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में जो है 43 द्वीपों का लक्षद्वीप समूह है। तो आप समझ गए होंगे कि बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और वहीं अरब सागर में जो है 43 द्वीपों का लक्षद्वीप समूह है, यानी 43 जो है द्वीप है। लक्षद्वीप केरल के मल्लेबार तट के निकट अरब सागर में स्थित है और वह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह कोरल द्वारा बनाया गया है
और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जानवरों से संपन्न है ये क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है और वे आकार में बड़े हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है और इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियां विकसित भी की गई है, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत में जल प्रवाह प्रणाली। देखिए, भारत में जल प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं कारणों से जो है भारत में जितने भी रेनफॉल होते हैं और ये प्रभाव एक क्षेत्र बन जाते हैं और इसके बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ से पानी जो है बहुत ही सुविधापूर्वक निकल जाती है। कहते हैं जल प्रवाही प्रणाली सतह के पानी के मुख्य रूप से नदियों के मध्यम प्रवाह होती है। तो देखा जाए तो भारत में जो है ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ रिवर को ही माना जाता है, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में रिवर कोई ना कोई मौजूद अवश्य है। तो उससे जो है पानी ड्रेनेज होना एक बहुत ही आसान बना देता है और ये जाके जो है बड़े बड़े समुद्रों में या बंगाली खाड़ी में ये गिरते हैं। तो भारत में देखा जाए तो जो प्रवाह प्रणाली है वो रिवर को ही माना गया है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। अब देखिए, कभी कभी बेसिन पूछा जाता है कि बेसिन क्या होता है, तो वो बेसिन एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा। अब देखिए, एक नदी है और नदी है, आप सोचिएगा सहायक नदी का क्या मतलब हुआ। अगर मान लीजिए कि नदी बह रहा है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ आके आपस में मिलती है और उसको सहायता करती है उसको फ्लो की, यानी पानी के जो बहाव होती है उसको तेज़ करती है। अकेला नदियाँ स्वयं नहीं बह सकती इतनी तेज़ी से, इसलिए कई नदियाँ आके इसको जो है वो उसके साथ हेल्प करती है। तो इसे हम सहायक नदी द्वारा कहा जा सकता है और जो सहायक नदी द्वारा अववाहित क्षेत्र होते हैं उसी को ही बेसिन कहा जाता है। जल प्रवाह प्रणाली के लिए भूमि की ढाल, भूगर्भिक संरचना और पानी की मात्रा से संबंधित है। कहते हैं जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है, यानी जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है और ये एक विशेष क्षेत्र से अधिक पानी बहाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का परिवहन, सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत को बनाए रखता है। अब देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि एक विशेष क्षेत्र के पानी बहाने यानी पानी बहने के लिए ये एक रास्ता देता है। दूसरा है कि ये अवसादों का परिवहन करता है। अवसाद मतलब होता है, जब देखिए जब नदी उफान पे होता है तो नदी में जो है प्योर वाटर आपको नहीं दिखेगा, उसमें बहुत से जो है मिट्टी दिखेगी, बहुत से जो है अवशिष्ट पदार्थ दिखेंगे। तो ये सारे अवसाद कहलाते हैं और नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को जो है समुद्र में ले जाके गिर देती है। तो ये दूसरे करती है सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में बनाए रखता है। और देखा जाए जिन क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह होता है वहाँ पर नदियों से ही सिंचाई का काम लिया जाता है, क्योंकि जब नदियाँ बह रही हो तो हमें अंडरग्राउंड वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पर नदियों से ही पानी से सिंचाई की जाती है। देखा जाए परंपरागत रूप से नदियाँ प्रचुर मात्रा में ताज़ा पानी और जल परिवहन स्रोत के रूप में उपयोग करता है, यानी नदियाँ जो है प्रचुर मात्रा में ताज़ा पानी और जल परिवहन करता है। और आज दुनिया में नदियों के महत्व में जो है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है और नदी, नौकायान, चट्टानों में कूदना और पानी के धाराती उद्योग की स्थापना बढ़ती चली जा रही है। आज उद्योग वहाँ पर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर जो है नदी के स्रोत मिलते हैं, क्योंकि बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को जो है नदियों में ही विसर्जित की जाती है, जो सही नहीं है और इन्हीं कारणों से जो है नदियाँ जो है काफ़ी प्रदूषित हुई है। ये भी नौका विहार जैसे गतिविधियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक है। तो देखा जाए आज के समय में जो ये नदियाँ हैं और ये जो प्रवाह प्रणाली के क्षेत्र में जो नदियाँ आती है उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, चाहे पर्यटक के लिए भी काफ़ी आकर्षक का स्रोत बनता है। उनकी प्रतियोगिता के कारण नदियाँ जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं नदियाँ जो होता है किसी भी जीव जंतु के लिए और जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होती है। अगर आप पुराने समय में चले जाओ जहाँ पर आदि मानव लोग रहते हैं, तो जितने भी आदि मानव रहना पसंद करते थे वो नदियों किनारे ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि सारे आवश्यकता उनको नदियों से ही पुण्य हो जाता था। इवन कि अगर आज के मॉडल ज़माने में देखिए जितने भी शहर बसे हुए हैं सबके सब किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं।
इसके कारण ये है कि नदियों से बहुत कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। कई नगर नदियों के किनारे स्थित हैं और घनी आबादी वाले भी हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत से नदियाँ, जैसे दिल्ली जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है, नासिक जो है गोदावरी के किनारे बसा हुआ है और कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। आदि बहुत से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी किस नदी के पास में बसा हुआ है, नासिक किस के पास बसा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, गंगा के नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं एग्जाम व्यू से, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को जो है इग्नोर करते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि उत्पत्ति के आधार पर जल प्रवाह के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय जल प्रवाह प्रणाली है और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। तो ये दो प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हिमालय जल प्रवाह, जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, और जो प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली है, तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। उसके पश्चात है कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब यही होता है कि एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है। मैंने आपको बताया भी था कि वो नदियाँ होती है जो एक दूसरे नदियों के सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। यानी एक धारा या नदी के जो बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है, यानी एक बड़ी नदियाँ बह रही है, उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ के आपस में मिलती है बड़ी नदी में, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना गंगा में मिलती है, यमुना जो है गंगा एक बड़ी नदी है और इसमें जाके मिलती है, तो ये क्या कहलाएगी? सहायक नदी। यमुना नदी जो है यहाँ पर सहायक नदी कहलाएगी। अगर हम डेल्टा की बात करें तो नदी किनारे हिस्से में मुहाने पर जो है छोटे रेत गाद जमा होने से एक त्रिकोणीय आकार भूमि विकसित होती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा डेल्टा, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत से खेत होते हैं, उसमें बहुत से छोटे रेत गाड, यानी ये सारे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उपजाऊ क्षमता के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिन क्षेत्रों में काफ़ी पानी इकट्ठा होता है और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, उन क्षेत्रों में जो है नदियाँ अपने साथ महत्वपूर्ण मिट्टी को बहा के ले आती है, तो इसी को ही डेल्टा कहते हैं। देखा जाए तो गंगा के क्षेत्रों में कई क्षेत्र में डेल्टा का क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी उपज भी होती है। उसके बाद है एस्चुरीज, यानी एस्चुरीज मतलब होता है आशंका रूप से संलग्न समुद्री नमकीन पानी नदी के ताज़े पानी के साथ मिलता है। यानी नमकीन पानी जो है ताज़े पानी के साथ मिलता है। जैसे नर्मदा नदी एक मस्यूरी बनाती है, जनरल सी बात है, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, मुख्य जल प्रवाह प्रणाली। कहते हैं मुख्य जल प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय जो है नदी तंत्र के दो प्रमुख जल प्रवाह प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो जल प्रवाह प्रणाली के बीच तुलना की चर्चा यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो हिमालय नदी प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात आता है कि हिमालय नदी प्रणाली, कहते हैं हिम नद से ये जो है उत्पन्न बारहमासी नदियाँ हैं। बारहमासी का मतलब होता है कि 12 मास ये नदी चलती रहती है, यानी इसमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए इसे बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। उसके पश्चात है अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा नदियाँ घाटी बनती है, यानी ये जो है मिट्टी के अपरदन के कारण जो नदी घाटी बनती है, यानी घाटी एक बनती है जब तेज़ पानी के बहाव चलता है तो वहाँ पर एक दरार सी बन जाती है, तो एक घाटी का रूप धारण कर लेती है, यानी इसे नदी घाटी कह सकते हैं। वे मैदानों के उपजाऊ क्षेत्रों से गुजरती है, इसलिए नदियाँ सिंचाई के उद्देश्य के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी देखा जाए तो वे मैदान उपजाऊ क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों से गुजरती है, और जहाँ जहाँ से नदियाँ गुजरती है वो क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी साथ में बहा के ले आते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण बना देता है। वे नदियाँ में जो है विरसले बनते हैं जो समय के साथ मार्ग परिवर्तन करती रहती है। यानी देखा जाए तो ये नदियाँ जो है विसर्प बनती है, यानी ये सांपों की तरह अपना आकार जो है बना लेती है और मार्ग में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये हिमालय नदी प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो था आपके समक्ष थी।
उसके पश्चात है हमारे समक्ष हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे, हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। कहते हैं हिमालय नदियाँ अधिकांश बारहमासी है, ठीक है, यानी 12 मास जो है ये बहती ही रहती है। और इसका तात्पर्य यह है कि इसमें वर्ष भर जो है पानी होती है, क्योंकि ये नदियाँ अधिकांशतः हिमनद और बर्फ चोटियों से उत्पन्न होती है। देखिए ये नदियाँ जो है मुख्य तौर पर बारहमासी होती है, और बारहमासी होने का कारण सबसे बड़ी बात यही आता है कि ये हिमनद और बर्फ चोटियों से उत्पन्न होती है, यानी ये जो है ग्लेशियर जब पिघलती है तब इसका निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हो कि साल भर ग्लेशियर जो है पिघलता रहता है, तो इसी कारण जो ये नदियाँ जो है बारहमासी बहती ही रहती है, और ये वर्षा से भी पानी प्राप्त करती है। और इन श्रेणी में कुछ मुख्य नदियां इस प्रकार आपके समक्ष है। सबसे पहले है सिंधु नदी प्रणाली, इसमें झेलम आ जाता है, रवि, व्यास और सतलुज, जो मैक्सिमम जो है पंजाब साइड ही बहता है। उसके पश्चात है गंगा नदी प्रणाली, ये यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियों के जो है के रूप में ये बनाती है। उसके पश्चात देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, जिसमें दिबांग, लोहित, तीस्ता और मेघना आदि जो है प्रमुख नदी प्रवाह है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसके पश्चात आता है प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। केवल नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, और ये पानी बिजली पैदा करने के लिए काफ़ी उत्तम स्थल माना जाता है, क्योंकि ये नदियाँ जलपात एवं शिल्पिका बनाती है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य प्रायद्वीपीय नदी हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत बिजली भी पैदा की जाती है बखूबी। पश्चात हमारे समक्ष जो आता है एक मैप है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इससे एग्ज़ाम के लिए जो है मैप का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि भारत प्रमुख नदियाँ यहाँ पर दर्शाया गया है कि भारत और इसके प्रमुख नदियाँ। तो आपके समझ देख सकते हो कि झेलम, रवि, सतलुज जो है पंजाब के साइड अपना महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। वहीं यमुना, गंगा, ठीक है, ये सारे का जो उद्गम स्थल है वो है हिमालय ही आपको नज़र आ रहा होगा। हिमालय से ही इनका जो है सूत्रपात होती है और आगे ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उधर आपको देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी है, और महानदी भी आपको नज़र आ रहा होगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। तो ये सारे के सारे जो है प्रमुख नदियाँ हैं जो भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान। आपने कहावत तो सुना ही होगा और सदैव सुनते ही रहते हो कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। लेकिन देखा जाए तो इस पर क्या अमल होती है ये शायद कोई भी नहीं जानता है। सरकार की तरफ से बहुत से जो है प्लान बनाई जाती है, लेकिन प्लान सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहता है। अगर ऐसा न होता तो आज गंगा यमुना जो है इतनी त्राहिमाम नहीं कर रही होती। और गंगा यमुना की तो हालत ऐसी कर दिया है लोगों ने कि अब पोल्यूशन इतनी हो गई है, तो कहते हैं अब तो बूंद भी नहीं बचा जो है शुद्ध रहे। तो ये सब इंसानों की गलतियां हैं। हम सभी बच्चों को सिखाते हैं, सब बच्चों को यही बात बोलते हैं, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। आखिर इस बात की सार्थकता हम कहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अगर जल नहीं रहा तो इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार जल को प्रदूषित किया जा रहा है वो आने वाला कुछ ही समय में जल इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। और ये बात सबको मालूम है, बच्चे तक भी सिखाया जाता है, बड़े लोग तक भी मालूम है, लेकिन सिर्फ लोग जो है खुली आंखें सो रहे हैं। उनका आंखें खुली हुई, उनको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखिए भारत कहते हैं सरकार की भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो बहुत से रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, लेकिन सरकार भी तो क्या करे। कहते वो हर समय गंगा को साफ थोड़ी करती रहेगी, समझदार बनना है आम नागरिकों को। कहते जितना गंगा प्रदूषित होगी आने वाला समय में हमारे लिए पानी की किल्लत उतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि गंगा ही एक ऐसा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। लेकिन लोग जिस प्रकार गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं वो सही मानने में सही नहीं है।
और आने वाला समय में इसका आप प्रकोप भी देख सकते हो कि पीने के लिए एक बूंद पानी भी लोगों के पास नहीं रहेगा। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी कहता है इस बात को। अब देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का जो है 97% से अधिक खारा है, यानी 97% पानी जो है खारा है। पीने लायक सिर्फ पानी 3% है पूरे विश्व में। सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं बताई जा रही है कि 3% आपके पास है पूरे विश्व में, और 97% वाटर जो है खारा है, जो इंसानों के पीने लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है पानी को प्रदूषित करके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार की यहाँ पर कोई दोष नहीं है। सरकार तो एक है, वो कितना रूल रेगुलेशन बनाएगी, कितने क्षेत्रों में बनाएगी। कहते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान जो हो सकता था वो नागरिकों का हो सकता था। साफ सुथरा में, चाहे पानी की सफाई में, नागरिक ही एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो आम नागरिक ही रहती है। तो आप समझ जाइए कि 3% पानी जो है ताज़ा पानी है, और मीठा ताज़ा पानी का एक छोटा सा भाग विश्व की पूरी आबादी को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। सिर्फ 3% विश्व की जो है आबादियों को जो है पूरा करती है। और इवन ये बात आपको भी समझ है कि हमारे शरीर में 75 से ऊपर जो है जल होती है, और सिर्फ 25 से कम ही जो होता है मांसपेशियाँ होती है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि पानी नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो संसार नहीं। कहानी ख़त्म है। जनरल सी बात है कि पानी को जो है बचाना हर एक व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, और ये नहीं कि पानी फ्री का वस्तु है। जो बोलता है पानी फ्री का वस्तु है, समझ जाइए सबसे बड़ा दुश्मन पानी का वही है। क्योंकि हम एक बात जानते सदैव हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलता है लोग उसका कदर नहीं करते हैं, और आप फ्री करोगे तो ज़िंदगी में याद रखना कि ये कभी भी शुद्ध पानी नहीं हो सकती है। लोग इसका कभी भी कदर नहीं करेंगे। आज देखिए, हर क्षेत्र में जहाँ पर फ्री है वहाँ पर लोग उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसका उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आपको ये बात गलत लग रहा होगा, आप अपने घर में ही देखिए, नल आपके टपक रहे हैं, जाके पानी बेकार से हो रही है। आप गाड़ी को कैसे धो रहे हो? पाइपों से धो रहे हो। तो सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि सिर्फ 3% पानी है। आप गाड़ी को धो के उसको पिलाइएगा कि अपने जीवन को बचाइएगा। कहीं ऐसा समय ना आए, गाड़ी तो गंदे पानी से भी धुल सकती है, खारे पानी से भी वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन आपका जो है मन का तृष्णा जो है खारे पानी से कभी नहीं मिट सकती। तो सोचिए, विचार कीजिए कि गलती कहाँ हो रही है। हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? क्या हम सरकार प्रदूषित करने आती है नदियों को? क्या सरकार केमिकल डाल रही है? आप सोचिएगा कि सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्री को परमिशन देती है, तो इसमें सरकार की गलती है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की है कि ऐसे कारखानों को सख्ती से लागू किया जाए कि वो नदियों में जो है केमिकल वेस्ट ना बहाए। इससे पानी दूषित होती है। ये आपकी गलती नहीं होगी, सरकार की होगी। लेकिन जो आप गलती कर रहे हो, पानी को जो वेस्ट कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो सोचिए, 3% है, कब तक आप इससे प्रयोग कर सकते हो? सोचने वाली बात और विचार करने वाली बात है। सिर्फ पोस्टर दीवारों पर लगा देने से पानी बच नहीं जाएगी, या कभी आप ऐसे लिखवा दोगे तो पानी बच नहीं जाएगी, या किताब छाप दोगे तो पानी बचने वाली नहीं है। जब तक हमारी सोच की जो है बचाव की आदत नहीं पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। और जो लोग फ्री में इन चीज़ों को कर रहे हैं, समझिए सबसे बड़ा दुश्मन वही है पानी का। और वो नहीं तड़पेंगे पानी के लिए, क्योंकि वो अमीर हैं, करोड़पति हैं। तरसेंगे तो आम व्यक्ति, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो आम व्यक्ति तक शुद्ध पानी जो है नहीं पहुंच पा रहा है। और पानी इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप लोग करते हो, सोचते हो, समझते हो, लेकिन कभी अमल नहीं करते हो कि पानी का जो है कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि बड़े बड़े देश जो हैं उनके पास भी शुद्ध पानियों की इतनी कमी है, किल्लत है। अगर आप ये भी सोच रहे होगे कि हम तो भाई फ़िल्टर लगा लेंगे, हम तो एक्वागार्ड लगा लेंगे, हमारे पास बहुत से मशीन हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, जो मीठा पानी, शुद्ध पानी होता है, वो कोई भी मशीन नहीं दे सकता।
अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनके पास पानी की किल्लत नहीं होती, और उनके पास जो है भारत से पानी जाता है, सप्लाई होता है। तो समझ जाइए कि हमारे पास गंगा नदी है जो कि सदैव सदैव ही पानी शुद्ध रहता है। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो प्रदूषित करके। और ये नहीं सोचना कि ये सरकार का ड्यूटी है, ड्यूटी आपका है कि आप कोई भी धार्मिक स्थल पे जाते हो, कोई भी नदियों के किनारे जाते हो तो इतना याद रखना कि प्रदूषित मत करो। कहते हैं ईश्वर दिलों में बसते हैं, गंदगी कर देने से वो खुश नहीं होते हैं, और ये अपना ही आप नुकसान करोगे। इसलिए सदैव जो है नदियों को, अपने पार्क को, किसी चीज़ को गंदी ना करो, क्योंकि ये सारे चीज़ें प्रयोग आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। सरकार इसको कभी प्रयोग नहीं करती है, ये आम जनता की होती है, तो देखभाल करना भी आम जनता का ही होता है। क्योंकि आप तो एक बात जानते ही हो, जो आपका कहते हैं जो आपका अधिकार है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बन जाता है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों ही का प्रावधान है। अगर कुछ आपको अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य भी आपका सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, इसे सदैव याद रखना कि सरकार बेशक कोई चीज़ को फ्री कर दिया हो, लेकिन आप अपना दायित्व मत भूलना। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकसित देश पानी के लिए तरस सकते हैं, फिर भी हम तो अभी विकसित हुए भी नहीं। तो सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। कहते हैं ताज़ा पानी आज बहुत ही बहुमूल्य साधन बन गया है, और नदी और झीलों के बढ़ते प्रदूषण के कारण एक चेतावनी हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब अपने शहर गांव कहीं बह रही नदी को देखिए। देखने वाली बात क्या है, हर जगह क्षेत्र में जाइए, देखिए। भारत में अनेकों नदियां हैं, उनके किनारे रहने वाले लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा होती है जल। और इन नदियों के मोटे तौर पर 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला बात तो यही आता है कि हिमालय के बर्फ़ और हिमनदियों से पिघलने से निकलने वाली नदियाँ, और ये 12मासी हैं और वर्ष में कभी नहीं सूखती है। देखिए हमारे पास ये साधन है तो हमें इसे गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बेशक ये 12मासी है, लेकिन अगर प्रदूषित आप कर देते हो तो ये 1 मासी भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, दक्कन के पठार की नदियाँ पानी के लिए वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन दक्कन क्षेत्र के देखिए जो नदियाँ हैं वो पानी पर निर्भर होती है, बरसात की पानियों पर निर्भर होती है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर तो पानी है भी नहीं। आप समझ नहीं सकते हो, दिल्ली के क्षेत्र में आप चले जाओ, वहाँ पर आप घरों घर में जो पानी सप्लाई हो रही है इतने बदबूदार हो रहा है। इवन कोई स्टेशन पे चले जाइए दिल्ली के, वहाँ पर आपको गंदा ही पानी मिलेगा। आखिर क्यों? आखिर क्यों? सरकार तो वहाँ पर पानी फ्री कर रखी है ना, तो इतना बदबूदार पानी क्यों होता है वहाँ पे? सोचिए, विचार कीजिए, क्या फ्री करने से पानी की क्वालिटी बदल जाती है? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है यहाँ पे। उसके पश्चात तीसरी बात यही आती है, तटवर्ती नदियाँ, यानी विशेष रूप से पश्चिमी तट पर है। इसमें पानी कम होती है और पूरे वर्ष जो है भर पानी नहीं होती है। यानी ये पश्चिमी तट पर होती है, इसमें पानी कम होती है और पूरे वर्ष भर पानी नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल प्रवाह के क्षेत्र की नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर होती है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है, और इन नदियों को प्रायः रेत अथवा गाद प्रवाहित करते हुए झीलों तक पहुंचाती है। तो आप समझ सकते हो कि इन नदियां जो है रेत अथवा गाद प्रभावित करते हुए झीलों तक ये पहुंचती है। उसके पश्चात नदियों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी नदियों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नदियाँ हमारे श्रद्धा के लिए भी है, तो हमारे लिए पूजनीय भी है। लेकिन कई प्रकार के पवित्र स्थान नदियों किनारे ही बसा हुआ है। वास्तव में गंगा और यमुना नदी लाखों के लिए पवित्र है, और इसके बावजूद ये पर्यावरण को गैर जिम्मेदाराना और पर्यावरणीय विनाशक गतिविधियों के साथ प्रदूषित भी किया जा रहा है। अब देखिए ये कहाँ तक जो है न्याय उचित है कि जिन नदियों को हम पवित्र मानते हैं, जिनको हम माता मानते हैं, गंगा माता के नाम से हम पुकारते हैं, और उनके प्रदूषण करने में हमारी कितनी महत्वपूर्ण योगदान होती है। हम गैर जिम्मेवार बन गए हैं। आप कहीं भी देखिए, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो गंगा किनारे के नज़दीक ही बसी हुई है, और उन क्षेत्रों में टीवियों पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पानी में झाग आ रही है। जब गंगा के पानी में झाग आएगी तो समझ जाइए वो कितनी दूषित और कितनी जहरीली हो चुकी होगी। सरकार सिर्फ न्यूज़ देखती है लेकिन करती कुछ नहीं है, और सरकार भी क्या करे, आम जनता नहीं समझती है कि श्रद्धा
पानी को प्रदूषित करने में नहीं है, श्रद्धा है पानी को ग्रहण करने में। क्योंकि आपको पता है एक नवजात बच्चे से लेके एक मृत व्यक्ति तक जो मरने वाला, तो उनके लिए भी पानी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सोचने वाली बात है। कहते हैं गंगा का पानी पीने से जो है हमारे मन और दिमाग शांत हो जाता है। अब इन पानियों को अगर हम प्रदूषित करें तो कहाँ से हमारा मन और दिमाग शांत होगा। और ये सब कारण होता है जिम्मेदारानी और पर्यावरण विनाशक गतिविधियों के कारण। और इसमें कई हद तक बड़े बड़े फैक्ट्री भी जिम्मेवार है, जिसका कारण आम बंदा नहीं है, जिसका कारण सरकार स्वयं है। क्योंकि ऐसे फैक्ट्रियों को लगाती है तभी ये प्रदूषित होती है। और आप सोचिएगा कि सरकार इस फैक्ट्री को चलाती नहीं है तो गलतफहमी में हो, परमिशन सरकार ही देती है। आप सोचिएगा कि सरकार परमिशन क्यों दे देती है। अब इसमें भी बहुत बड़ा रामायण है। अब सरकार हर जगह थोड़ी बैठती है। सरकार ये कहती कि भाई हम घूस नहीं लेते, ये नहीं लेते, फ़ोन करो, ये करो। लेकिन शायद आपको नहीं पता है बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग जो हैं अच्छे खासे पैसे की रकम दे के सारे रूल रेगुलेशन पास करवा लेते हैं। जो सही नहीं होता है वो भी करवा लेते हैं, जो गलत होता है वो भी करवा लेते हैं, सब करवा लेते हैं। क्यों? पैसे के दम पे। अब देखिए 5G की बात कीजिए, फिल्मों में भी प्रचार किया गया था। आपने रोबो फिल्म भी देखे होंगे कई, उसमें प्रचार भी किया जाता है। कई जगह न्यूज़ भी सुने होंगे कि 5G जो है इंसानों और जानवरों के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये पास हो गया, फिर भी हमारे देश में लागू हो गया, हर क्षेत्र में 5G आ गया। तो किसकी गलती है इसमें? क्या सरकार को ये बात का आभास नहीं है कि आने वाला समय में इसका क्या प्रकोप देखने को मिलेगा? पता ही नहीं है शायद। सरकार थोड़ी दूरभाषी है, हम लोग सब अनपढ़ हैं। सिर्फ न्यूज़ देख लेते हैं, हाँ बहुत खतरनाक है, नहीं आना चाहिए, और अगले दिन वो लागू भी हो जाती है, चलने भी लग जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ लापरवाही ही लापरवाही हर क्षेत्र में है। पैसे दे देते हैं, हर काम निकलवा लेते हैं। और टीवियों में प्रचार आता है हम तो करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे। करप्शन मुक्त, सिर्फ करप्शन मुक्त होगा नाम की। हम बनाएंगे शराब मुक्त, शराब कहीं भी नहीं मिलेगी। बिहार के देखिए, आपने कभी सोचा इस बात को कि भारत में अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में शराबबंदी है। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, क्या बिहार में जब मंत्री लोग के पार्टी होता है तो क्या वो शराब नहीं यूज़ करते हैं? देखा जाए तो आधे से मंत्री शराब के दारू पीते हैं। उनके घर में कोई छापा नहीं पड़ेगी, लेकिन आम गरीब के बंदे में छोटा सा बोतल का टुकड़ा मिल जाए, उसकी ज़िंदगी तो समझिए ख़त्म, माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म। पुलिस वाले दे डंडा और ले जाएंगे अपने यात्रा पे। तो यही बात है ना, सरकार कमज़ोर है। सरकार रूल रेगुलेशन सही से लागू नहीं करती है। सरकार कहती है हम तो करप्शन भारत बनाएंगे, आप हमें वीडियो भेजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अरे भाई, सबसे पहले आप अपने विभाग के लोगों के दिमाग की सोच को बदलिए कि घूस लेना सही नहीं है। जब आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं महीने में, तो आप क्यों घूस लोगे किसी से? किसी आम लोगों को क्यों परेशान करोगे? तो सरकार तो टीवी पे एक प्रचार करेगी हम करप्शन मुक्त किए, हम तो 300 अधिक अपराधियों पे गतिविधियाँ किए हैं। अरे सब दिखावा है, और करना है आपको तो अपने विभाग के लोगों को सोच बदलिए। क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा तब तक जो है भारत हर चीज़ों से मुक्त नहीं होगा। कहते हैं ये बुराइयां कभी ख़त्म नहीं होगी, और जो महात्मा गांधी जी का सोच था शायद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप लोगों के दिमाग को नहीं चेंज कीजिएगा, क्योंकि आप बड़े लोग हो, अगर आप अपने विभाग को व्यक्ति को समझाओगे, सख्ती बरतोगे, तो उनका हिम्मत नहीं है बोलने का। आज पता है क्या होता है, कोई भी अफसर में जहाँ कहीं भी अफसर के पास कोई काम करवाने चले जाओ, डायरेक्ट कहेंगे भाई अपना मोबाइल जेब में रखो, या अपना जो मोबाइल स्विच ऑफ करो, और बाद में कहेंगे चलो निकाल देना पैसे। तो आपने बता दिया ना पहले कि मोबाइल लेकर यहीं जाना है। सब तो आप खुद ही समझा रहे हो। करप्शन तो आप लोग बढ़ा रहे हो, और बात कहते हो आम जनता को। आम जनता तो बेचारा दुखी होता है, कोई काम पूरा नहीं होता तो मजबूरन उसको पैसे देने ही पड़ते हैं। क्या मेरा मोबाइल निकाल लिया, चलो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, भागो यहाँ से, निकलो निकलो। अब क्या करे बेचारा, आप तक तो पहुँच है नहीं हमारी, तो हम यहीं पर बोल लेते हैं अधिक। तो सोचिए दोस्तों, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, इसलिए हमें खुद जागना पड़ेगा। ठीक है ना। कहते हैं आज पानी की जो समस्या आ गई है भारत में,
वो बहुत बड़ी विडंबना को जो है संकेत कर रही है। कहते हैं ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ही गलत हो रही है। लोग सिर्फ दिखावे की जो है राजनीति कर रही है, सच्चाई में कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है, लोगों के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए मुझे ये बात को जो है आपके समक्ष रखना पड़ा। अब आगे देखिए टॉपिक में क्या है, कहते हैं केवल रासायनिक प्रदूषण, यानी भारतीय नदियों में लगभग 70% मल निकास के प्रदूषण होता है। यानी देखिए भारतीय नदियों में 70% मल निकास से प्रदूषित होती है। मल निकास का मतलब होता है कि ये नदियों को जो है सीवेज से जोड़ दी जाती है, यानी आपके जो लैट्रिन वेट्रिन जो जाती है, बाथरूम के जो पानी जाती है, वो बड़े बड़े नदियों से जोड़ दी जाती है। तो सीवेज के पानियों के कारण, निकास के कारण ये प्रदूषित होती है सबसे अधिक। केवल रासायनिक प्रदूषण का भारी भार आमतौर पर विभिन्न तरीकों से नीचे की ओर उपभोक्ताओं द्वारा जलमार्ग पर प्रवेश कराई जाती है, और रासायनिक प्रदूषण तो सबसे अधिक है। बड़े बड़े फैक्ट्री लग रही है, बड़े बड़े उसमें से केमिकल निकलते हैं और सारे के सारे नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सारे के सारे मछलियां मर गई उन क्षेत्रों की। तो मरेंगे ना तो कहाँ जाएंगे बेचारे, जब उनके सांस लेने वाले पानी में ही आप लोग जहर घोल रहे हो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, जीव जंतु मरेंगे ही। अब इनको कौन रक्षा करने वाला होगा, कोई नहीं कर सकता। अगर इनका बस चले तो ऐसे फैक्ट्रियों को तो ये तहस नहस कर दे, लेकिन इनका बस कहाँ चले, ये तो छोटे से जीव होते हैं। ये जलीय जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है, जलीय जीवन को जो है काफ़ी प्रभावित करती है और विभिन्न स्वास्थ्य के खतरे का कारण भी बनती है। आज देखिए हर क्षेत्र, हर जगह पर बीमारी लोगों को लगी हुई है, तो कारण कहीं हद तक पर्यावरण को प्रदूषित ही होना ही है। आज सांस भी हम ले रहे हैं, जहरीले सांस ले रहे हैं। आज स्वच्छ सांस कहाँ ले रहे हैं, पी रहे हैं, प्रदूषित पी रहे हैं। इवन कि गाय भैंस के दूध भी पी रहे हैं, वो भी प्रदूषित ही होती है। आजकल इंजेक्शन से जो है दूध को निकाला जाता है। तो सोचिए, विचार कीजिए आज हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नदियों के साथ थोड़ा शहरी निवासियों की पहचान, उदाहरण के लिए अधिक दूषित नदी जो है नई दिल्ली में यमुना नदी का काले पलन किए हुए पानी जो राजधानी नागरिकों के शायद ही ध्यान खींचती हो। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली का भी नाम आ गया कि नई दिल्ली में यमुना नदी का कालेपन लिए हुए पानी की राजधानी नागरिकों के शायद ही ध्यान खींचती हो, क्योंकि इतना प्रदूषित है। शायद लोग कभी भी इस बात पे नोट नहीं किया, और मैंने तो कभी सुना भी नहीं, न्यूज़ मैंने कभी नहीं देखा कि दिल्ली के लोग जो हों पानी के लिए खड़े हो जाए कि आप इतना प्रदूषित क्यों है नदियाँ। कोई नहीं करता है, क्यों करें नदियों के लिए इतना बड़ा आंदोलन। कहते पुराने लोग जो थे अपने भविष्य के लिए इतना कुछ बचा गए, और हम लोग क्यों करें, हमें तो करना है दूसरे चीज़ों पर राजनीति। सोचिए, विचार कीजिए कि दिल्ली में यमुना नदी की जो हालत है उस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार भी अपना कह रही है हम तो सब कुछ टन कर रखे हैं, हमारा देखिए कितना अच्छा शिक्षा का स्तर है। बहुत अच्छी बात है, चलिए आप कीजिए राजनीति, जो होना है वो तो समय ही बता देगा। इधर भी पानी के मुद्दों को भारत में प्रायद्वीपीय सरकारों द्वारा अवमंडित किया जाता है। प्रत्येक उनमें से अपने साथ नदी के बहाव के प्रभाव को कम या कोई संबंध के साथ मानते हैं। परिस्थिति की जो है विज्ञान शास्त्री और संरक्षणवादियों ने लंबे समय मांग भी की है कि नदियों को एक इकाई और गंभीर प्रयास के एक निर्धारित समय के लिए विशिष्ट सीजन पर काम करने के रूप में लाने के लिए व्यस्त किया जाना चाहिए। कहते हैं सभी ने इस बात पर किया है कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, लेकिन ये संभव होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये नदियों में पानी गुणवत्ता के सुधार के लिए आवश्यक है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा नदी कार्य योजना यानी GAP भी बनाई है, ठीक है, जो गंगा नदी के स्वच्छ के लिए बनाया गया है। पानी गुणवत्ता में सुधार भी की है। भारतीय नदी संरक्षण योजना भी बनाई गई है, और पानी गुणवत्ता में उम्मीद है कि शायद यह जल संचलन देश भर को लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जिसके माध्यम से मानसूनी पानी नदी बेसिन में बनाया रखा जा सकता है। कहते हैं बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक नागरिक स्वयं ही नहीं सुधरेंगे लोग नहीं समझने वाले हैं। क्योंकि सरकार के करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग स्वयं ही इस बात को नहीं समझोगे। और मेरा विचार तो ये है कि जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं वो काफ़ी समझदार हो सकते हैं और हमारे देश को बचा सकते हैं। कई नागरिक संगठनों और लोगों के आंदोलनों ने नई दिल्ली की गंभीर हालत के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने में योगदान भी दे रहे हैं। कहते हैं बहुत से आंदोलन तो किए गए हैं, लेकिन उसका कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। कहते हैं अगर गर्मियों के टाइम में यमुना नदी के किनारे आप चले जाओ तो शायद 2 मिनट भी आप टिक ना पाओ, क्योंकि इतने प्रदूषित बनी हुई है
इसका कोई भी, कहते हैं कोई भी जो है सही उपचार दिखाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत गंभीर समस्या है जल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, इस बात में मैंने अपनी विचार इसलिए रखा क्योंकि नदियाँ जो हैं, जो पानी है, वो सभी जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण है और ये प्राकृतिक है। कहते हैं आप अगर इसको फ्री में सोचिएगा तो शायद आप इसका कदर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलता है लोग उसका कदर नहीं करते हैं। इसलिए पानी को महंगा समझिए, बहुत ही कॉस्टली समझिए, और कहीं भी पानी का एक बूंद भी टपक रहा हो तो उसको बंद कर दीजिए। ये मत समझिए कि सरकार ने फ्री किया है। सरकार ने सिर्फ अपना कुर्सी बचाया है, पानी का कोई महत्व उन्होंने नहीं समझाया है। तो आप समझदार हो, जो समझ रहे हो, देख रहे हो, आप पानी कहीं भी बूंद हो उसको ना वेस्ट करो। जितना हो सके पानी को जो है अपने वास्तविकता के लिए यूज़ करो, व्यर्थ के लिए यूज़ ना करो। तो ये महत्वपूर्ण है और त्रिपाण सेंटर इसी बात को सदैव ही आगे रखेगा, क्योंकि जब जब पर्यावरण पर जो है संकट आएगा, मैं तो अवश्य बोलूँगा